औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू ज़ेर बहस सिविल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ सिविल जज एग्ज़ाम्स के हिसाब से नया सब्जेक्ट है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। आज हम स्टार्ट में इसके सेक्शंस शुरू करेंगे, सेक्शन फर्स्ट से लेकर 18 तक। इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इसे समझने में आसानी हो। अब इसका जैसे दीगर मज़ामीन का इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन कराते हैं, पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का भी बेटा इसी हवाले से तारुफ सुन लें। बेटा ये कानून ख़ास है, स्पेशल लॉ है, जो कि सूबा पंजाब के लिए बनाया गया है। प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब ने इसे शुरू में तो 2007 में बनाया था, वो ऑर्डिनेंस था। उसके बाद इसे 2009 में एक्ट की शक्ल दे दी गई, पंजाब असेंबली ने इसे पास किया। उससे पहले हमारा और कानून था, ऑर्डिनेंस था। अब इसका आप लोग तारुफ के हवाले से सुन लें कि रेंटेड प्रेमिसेस क्या हैं, क्या मामला ज़ेर बहस आता है। बेटा कोई भी शख्स अपनी दुकान, प्लाट या मकान, घर है, किराए पर किसी दूसरे शख्स को देता है, तो अब कानून का तकाजा ये है कि रिटर्न होना चाहिए रेंट एग्रीमेंट और इसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। हर तहसील और डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार अपॉइंट किए हुए हैं, तो तहसील में या डिस्ट्रिक्ट में बेटा जिस भी फ्री कैन ने पार्टियों ने रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराना हो, उनके पास पहले दरख्वास्त देते हैं, फिर दरख्वास्त के साथ रेंट एग्रीमेंट होता है। रजिस्ट्रार साहब दोनों फ्री कैन को सुनते हैं, उसके बाद वो उनको रजिस्टर कर देते हैं रेंट एग्रीमेंट। अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है तो फिर पेनल्टी नहीं पड़ती। बेटा ये एक जुर्माना समझ लें, 10% मालिक अदा करेगा। अगर मालिक पिटीशन में जाता है, रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाता है इजेक्टमेंट के लिए। अगर है किरायादार, अगर किरायादार अपने मालिक के खिलाफ जाता है, बेटा ये सुन लें, इसकी वजाहत फिर बाद में अभी करता हूँ कि किरायादार कैसे जाएगा। अगर किरायादार अपने मालिक के खिलाफ रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाता है, अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो भी 5% पे करेगा मंथली रेंट का। बेटा ये एनुअली कर लेंगे इसे। मैं आपको बेटा मिसाल दे रहा हूँ। अब 5000 है पर मंथ, एक दुकान है, उसका किराया एक साल के 60,000 बन गए। अब 60,000 में से अगर मालिक जाएगा तो 10% आप इसका बना लें, अगर किरायादार जाएगा तो 5% बन जाएगा। रिटर्न होना चाहिए, इसमें हर चीज़ वजाहत के साथ बयान कर दी जाए रेंट डीड में, ये सबसे बेस्ट है। विटनेसेस हों, सिग्नेचर्स, थंब इम्प्रेशंस वगैरह, और सबसे बड़ी अहम बात टर्म्स एंड कंडीशंस बिटवीन द पार्टीज़। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बेटा लेके चलते हैं। इसके शुरू में बेटा ये डेफिनेशन पोर्शन वगैरह है और एग्जेम्पशन का भी सेक्शन 3 है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब किसी भी एरिया को एग्जेम्प्ट कर सकती है इस कानून की एप्लीकेशन से। बेटा ये जो शहरी जायदाद है ना, सिर्फ ये रेंट लॉ शहर पर ही लागू है।
जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू वसूल करता है। जो आप लैंड रेवेन्यू एक्ट के ताबे पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़, अगर उन पर कोई दुकान या मकान है तो इस कानून का तलाक नहीं होगा। जो म्यूनसिपल एरिया होता है शहर का, उस पर इस कानून का बेटा अतलाक है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्पेशल लॉ है, ये ओवरराइडिंग इफ़ेक्ट रखता है बाकी तमाम लॉज पर। इसकी बेटा प्रोसीडिंग्स बहुत स्पीडी होती हैं, ख़ासकर जो हमारे बड़े शहर हैं लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद या मुल्तान वगैरह। तो ये ना आप ऐसे समझ लें बड़े टची इश्यूज़ होते हैं। अब देख लें ना, एक शॉप है शहर की सबसे बेहतरीन मार्केट में, उसका रेंट आप हिसाब लगाएं कितना है। तो पार्टीज़ इसमें बहुत ज़्यादा टचीज़ होती हैं। और बाज़ बात ये भी आज राह तफन्नुन कहा जाता है लाहौर में कि जो रेंट का केस होता है ना, 302 का केस बना होता है। इस हद तक पार्टीज़ कीन इंटरेस्टेड होती हैं। बेटा ये इसके सेक्शन की तरतीब से हम चलते हैं नेक्स्ट, कि इसका पहले प्रेम्बल वगैरह आ गया बेटा, कि प्रेम्बल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये रेगुलेट करता है रिलेशनशिप्स लैंडलॉर्ड और टेनेंट के। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट बेटा किरायादार और मालिक, उनके दरमियान जितने भी मसाइल आएंगे वो रेंट ट्राइब्यूनल ही करेगा इनको डिसाइड। रेंट ट्राइब्यूनल ही इनके सारे मसाइल को हल करेगा। अब रेंट ट्राइब्यूनल कौन सा है? जो आप लोगों ने आज की पहली वीडियो शायद सुन ली होगी, फैमिली लॉज वाली, उसमें मैंने बेटा बताया था। अब बेटा जो हमारे पाकिस्तान के जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहबान हैं ना, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, बात अच्छे तरीके से समझ लें, ये बाई वर्चू ऑफ ऑफिस रेंट ट्राइब्यूनल्स हैं। अब सिविल जज साहब क्लास 3, क्लास 2, फर्स्ट क्लास ये हैं। अब डिस्ट्रिक्ट हैं जज साहब की एक एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है कि वो किन जज साहब को इनके केसेस वगैरह दे देते हैं। इसके लिए स्पेशल नोटिफिकेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस वो एक सीनियर सिविल जज साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो मार्किंग वगैरह होती रहती है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि हर जज पंजाब का रेंट ट्राइब्यूनल है, तो इसकी अपील एडिशनल ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाती है, चाहे वो खुद सुने या एडिशनल साहब को मार्क कर दें। फिर आगे कोई इनका मामला आता है जब ऑनरेबल हाई कोर्ट में चले जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाते हैं, फिर जनरली रेट जुरिस्डिक्शन में जाते हैं। अपील जनरली सिर्फ इन में ही होती है। फिर बेटा इसमें कुछ जजमेंट्स वगैरह आई, जैसे पहले वाला कानून था, फिर वकला साहबान ने सेकंड अपील भी इसमें कर दी थी, उस पर कोई सपोर्टिंग जजमेंट्स वगैरह भी हैं कि सेकंड अपील भी हाई कोर्ट में जाती है, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है। अगर आप लोगों के जहन में कोई जजमेंट हो तो बेटा ज़रा मुझे बता दीजिएगा। अब ये इनके रिलेशनशिप को रेगुलेट करना है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स हैं, और मुनासिब जल्दी, इतनी जल्दी भी ना हो और डिले भी नहीं होना चाहिए। बेहतरीन तरीके से इनकी सेटलमेंट हो जाए, सुलह वगैरह हो जाती है तो सबसे बेस्ट है। बेटा ये शुरू में डेफिनेशन पोर्शन है, बिल्डिंग क्या है, इसे फाइनल ऑर्डर हतमी, जो अखीर का ऑर्डर है ना बेटा, ये जजमेंट से पहले भी फाइनल ऑर्डर पास हो सकता है, जज साहबान करते हैं एक्स पार्टी जब करते हैं, या फ़र्ज़ किया ये रिस्पोंडेंट आ गया तो उसने कंप्लायंस नहीं की, ये रिटर्न रिप्लाई लीव टू डिफेंड दाखिल नहीं की, उन हालात में भी फाइनल ऑर्डर हो जाता है और इसकी भी बाकायदा प्रोविजन मौजूद है। बेटा ये लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन पगड़ी की के एडवांस में अगर कोई पैसे वगैरह दे दिए, एक जो एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स होते हैं हर शहर के, उसी के हिसाब से ये सारा कुछ बयान किया गया। अब स्पेशल जज रेंट का वही है, एस्टेब्लिश्ड, ये सारा कुछ बेटा इसी में दिया गया है। टेनेंसी एग्रीमेंट जो आप लोगों को गुजारिश की है ये है। अब बेटा ये इसका सेक्शन 5 पे आ जाए, एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, वही बेटा बात है। रेंट रजिस्ट्रार साहब के पास जाएंगे, हर चीज़ तफसील के साथ लिखेंगे
कितने अरसे के लिए है, जायदाद की मुकम्मल डिस्क्रिप्शन होगी, कितने मरला की है, कितने कनाल की है, क्या रेंट है, कब से शुरू किया, एनुअली इनमें इंक्रीमेंट क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, एडवांस कितना दिया है। अगर एडवांस ज़्यादा है तो मंथली रेंट की बेसिस पर भी थोड़ा बहुत डिडक्ट होता रहता है। वो बेटा जो पार्टीज़ की अकॉर्डिंग टू लॉ सेटलमेंट होती है वो उसी हिसाब से कर लेते हैं। कंटेंट्स ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट, क्या वही बेटा जो आप लोगों को बता दिया कि एक एक चीज़ तफसील के साथ बयान करेंगे। शरायत वगैरह क्या होती हैं जनरली आप देख लें कि जी किराएदार नुकसान नहीं पहुंचाएगा, डिमॉलिश नहीं करेगा और कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे बिल्डिंग को नुकसान पहुंचे, सबलेट नहीं करेगा, आगे कोई और मज़ीद किराएदार वगैरह नहीं बिठाएगा। ये आम जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जिस काम के लिए दुकान या मकान किराए पे लिया है उसी के लिए होगा। रेजिडेंसी के लिए अगर घर है तो जनरली कुछ लोग ऑफिस बना दे लेते हैं, उसका भी इशू आ जाता है। इस तरह के बेटा ये मामलात हैं। उसके बाद पेमेंट ऑफ रेंट का है कि जी किस हिसाब से अदायगी होनी है। अगर कोई जनरली यही होता है ना किराएदार कि अगर वो रेंट वगैरह नहीं देता तो फिर इसका क्या तरीक़ाकार है, तो मालिक को क्या अख्तियार है, वो क्या कर सकता है। बेटा यही होता है ना, जो इसकी वायलेशंस वगैरह हो जाती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो जब किराया नहीं दे रहा, बिजली के बिल वगैरह पे नहीं किए, पीरियड ख़त्म हो चुका है जो तय तवा हुआ था, मालिक आ जाता है कि जी वो पिटीशन रेंट रजिस्ट्रार साहब के पास। वही तरीक़ाकार जनरली बेटा जो आप लोगों को बता रहे हैं, सीनियर सिविल जज साहब के पास पिटीशन देगा, सीनियर सिविल जज साहब आगे किसी सिविल जज साहब को मार्क कर देते हैं या खुद रख लेते हैं। तो ये होता है उसका इसका दरख्वास्त का तरीक़ाकार। कंडीशंस आप लोगों को 5 और 10% वाली बता दी है। अब ये सुन लें किराएदार कब आता है। अगर मालिक के दुकान या मकान किराएदार को तंग करता है, वक्त से पहले उठाने की कोशिश करता है, कब्ज़ा छीनने की कोशिश करता है, सहूलियात मुकम्मल नहीं देता, जब इस तरह के मामलात आते हैं तो किराएदार आ जाता है। और इसमें इंजेक्टिव आर्डर की भी प्रोविज़न मौजूद है, जिसे हम कहते हैं, ऐसे आम तो वो इंजेक्टिव आर्डर होते हैं ना, हुक्म इम्तनाई, लेकिन आम ज़बान में स्टे कहा जाता है। हालांकि ये 100% गलत इस्तिलाह है स्टे की। बेटा स्टे होता है बड़ी अदालत का, छोटी अदालत को हुक्म। इंजेक्टिव आर्डर को हम स्टे नहीं कह सकते। तो नॉन कंप्लायंस का बेटा आप लोगों को बता दिया सेक्शन है। अब ये ओब्लिगेशंस हैं और ग्राउंड्स फॉर इविक्शन है। जिम्मेदारियां क्या हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख दी गई हैं, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू प्रीवेलिंग कस्टम्स भी हो सकते हैं कि लैंडलॉर्ड क्या करेगा जी, सर्टिफाइड कापी वही इसकी टेनेंसी एग्रीमेंट की देगा। रिपेयर वगैरह अगर कोई ज़रूरी काम करना वगैरह पड़ जाता है, और जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस सेटल हैं, लैंडलॉर्ड सारी मुकम्मल पूरी करेगा। और किराएदार क्या है, कोई यूटिलिटी बिल्स हैं, टैक्सेस हैं, जो उनकी आपस में सेटलमेंट है। बेटा ये टर्म्स एंड कंडीशन की सेटलमेंट होती है। बाद को मालिक कहता है कि जी मैं अदायगियाँ करूँगा, लेकिन ऐसा भी होता है, नहीं होता, किराएदार खुद ही सारे बिल्स वगैरह पे करता है। तो जिसकी जो जिम्मेदारी तय हो गई वही करता रहेगा। टेनेंट की भी वही ओब्लिगेशंस हैं कि उसने क्या क्या करना है। अब ये रीएम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस वगैरह का है कि अगर वो टैक्स वगैरह पे नहीं करता, किराएदार यूटिलिटी बिल्स वगैरह पे नहीं करता, तो मालिक क्या करेगा, उससे वसूल करेगा, उसे कहेगा। या अगर मालिक इन मैटर ऑफ फिनांस कहीं गलती करता है, किराएदार को नुकसान हो रहा है, तो किराएदार फिर पे वगैरह कर देता है, एविडेंस अपने पास सारी सिक्योर रखता है। अब ये बेटा 15 बहुत अहम है। ग्राउंड फॉर इविक्शन के जी वो रेंट का पीरियड ख़त्म हो चुका है, टेनेंट नाकाम हो चुका है, क्या कि उसने जगह खाली नहीं की, और टर्म्स एंड कंडीशंस की कोई ब्रीच वगैरह हुई है, वायलेशन हुई है, इसकी ओब्लिगेशंस की किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया है, सबलेट। बेटा ये वही चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसके बाद चैप्टर 4 है
रेंट ट्रिब्यूनल का प्रोसीजर का बेटा वही है जो कानून में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये पंजाब गवर्नमेंट ने जी ये एक्ट जारी कर दिया, अतलाक हो गया इसका कि कौन होगा, क्या तरीक़ाकार होगा। वही जो आप लोगों को बता रहे हैं कि जो सिविल जज साहब होते हैं वो स्पेशल जज कहलाते हैं, रेंट ट्रिब्यूनल भी कहलाते हैं। तो ये कंसल्टेशन वगैरह का बेटा यही है प्रोसीजर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट के साथ करेगी, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट का अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, मुख्तलिफ इनके लेटर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो वक्त ब वक्त वगैरह जारी होते रहते हैं, तो उसी हिसाब से जज साहबान अपना काम करते हैं। ये रेंट ट्रिब्यूनल ज़्यादा भी होते हैं, फ़र्ज़ किया लाहौर में बेटा 5 या 10 सिविल जज साहबान शायद रेंट का काम करें। छोटी तहसीलों या छोटे अजला में थोड़े होते हैं जज साहबान काम करने के लिए, और तहसीलों वगैरह में थोड़ा ट्रेंड होता है। लेकिन अब जितना वो कारोबार में जिद्दत आई है तो अब छोटे शहरों में भी ये मसाइल आ रहे हैं। बल्कि बेटा अब जो पंजाब का हमारा सिस्टम चल रहा है ना कोर्ट्स का, जो ट्रेंड ज़्यादा आ गया है, अब फैमिली और रेंट के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं रूटीन में, सिविल केसेस से इनकी रेशो ज़्यादा होती है इस तरह के केसेस की। बेटा ये 16 इसी को डील करता है। फिर रेंट रजिस्ट्रार का रजिस्टर वगैरह आ गया, स्टाफ और एस्टेब्लिशमेंट। बेटा ये 18 सेक्शन का ना मैंने आप लोगों को बता दिया, खुद ज़रा पढ़ लें। अगर कोई मसला है तो मुझे बताइएगा। किसी स्टूडेंट ने शायद ये अभी राय दिया है कि सर इतना स्पीड के साथ ना चलें। बेटा सिलेबस है काफ़ी, वही गुजारिश कर रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदगी रखे। तो अभी जो लोग सीरियस हैं, जो लोग दाखिला भेज रहे हैं, ये स्पेशली उनके लिए है। जो लोग अभी पेपर नहीं देना चाहते वो ये लेक्चर सुन लें, तो नेक्स्ट टाइम बेटा उनकी जो मुशक्क़त होगी ना हार्ड वर्किंग, वो 50% तक रह जाएगी। अपने आप को नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार कर लेंगे। बेटा इसमें ज़रा स्पीड रखना ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब को इंशाअल्लाह ताला कवर करना है। इस वजह से यही आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल हमें बेटा स्पीडी चलना पड़ेगा। तो बेटा ये इसका प्रोसीजर अगेन अहम बात रिवाइज़ कर देता हूँ। स्पेशल लॉ है, बहुत केयर करनी पड़ती है। शार्ट एडजर्नमेंट्स वगैरह जज साहबान देते हैं, इसमें 5 दिन 7 दिन 4 दिन की डेट वगैरह हो गई, और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती फ्री कैन के पास। जनरली जैसे हमारे सिविल लॉ में थोड़ा सा ज़रा लीनियंसी होती है, लेकिन अब भी नहीं है, लेकिन इसमें किसी तरह की नहीं होती। अगर एक डेट पर भी पार्टी के ज़िम्मे अगर अदालत ने कोई हुक्म लगाया हुआ है, किराया भरना है, कोई जवाब आना है, ये तो वो फिर उनका राइट स्ट्रक ऑफ हो जाता है। फिर बेटा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में हम लीव टू डिफेंड को भी ज़रा देखेंगे और बाकी इनकी ऑब्लिगेशंस वगैरह को भी अच्छे तरीके से करते आएंगे। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, देख लें। इंशाल्लाह ताला इसका आज टेस्ट भी हम भेजते हैं। बेटा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।